समुद्र की लहरों के नीचे दबे इतिहास की गहराइयों में उतरते हुए जब हम मानव सभ्यता की जड़ों को खोजने निकलते हैं तो हमें केवल मिट्टी और पत्थरों के अवशेष नहीं मिलते, बल्कि एक ऐसी गूंज सुनाई देती है जो युगों से हमारे ग्रंथों, परंपराओं और स्मृतियों में जीवित रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुकु है और आप देख रहे हैं हिस्टोरियन इडियट। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, इतिहास का सच क्या है? क्या वो सब जो हमारे पुराणों में लिखा है केवल कथाएं हैं या उनमें कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी छिपी है? आज मैं उसी प्रश्न का उत्तर खोजने निकला हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि इतिहास केवल किताबों में नहीं बल्कि धरती, समुद्र और आकाश में बसा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है वो लंका जो रामायण में स्वर्ण नगरी कहलाती है, क्या वास्तव में सागर की गहराइयों में कहीं छिपी है? वो द्वारका जहां श्री कृष्ण का शासन था, क्या अरब सागर के नीचे आज भी सो रही है? और वो अटलांटिस जिसका उल्लेख यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने किया था, क्या वह केवल कल्पना थी या किसी भूली हुई सच्चाई की परछाई? आज हम विज्ञान, पुराण और पुरातत्व तीनों के साथ एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां हर उत्तर एक नए प्रश्न को जन्म देगा और हर रहस्य एक नई सभ्यता की ओर संकेत करेगा। कहा जाता है कि समय सबसे बड़ा गवाह होता है। वह सब कुछ देखता है पर बोलता नहीं। इतिहास के असंख्य अध्यायों के नीचे वह चुपचाप बैठा है, जैसे सागर अपनी गहराइयों में किसी रहस्य को छिपाए रखता है। और जब कभी इतिहास की रेत पलटती है तो कुछ ऐसे रहस्य सामने आते हैं जो विज्ञान और पुराण दोनों की सीमाएं तोड़ देते हैं। दुनिया के लगभग हर ग्रंथ, हर सभ्यता और हर धर्म में महाप्रलय या ग्रेट फ्लड का उल्लेख मिलता है। हिंदू पुराण इसे प्रलय कहते हैं, बाइबल में इसे नोआह का जल प्रलय कहा गया है, सुमेरियन ग्रंथों में इसे डिल्यूज कहा गया है, तो वहीं मायन सभ्यता में इसे महान जल कहा गया। विज्ञान बताता है कि लगभग 12,000 वर्ष पूर्व जब अंतिम हिमयुग, लास्ट आइस एज समाप्त हुआ, तब पृथ्वी की बर्फ की चादरें पिघलने लगीं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के विशाल हिमखंड जब पिघले तो समुद्र का स्तर करीब 120 मीटर तक बढ़ गया। उस समय के अनेक नगर, तटीय प्रदेश और सभ्यताएं समुद्र की लहरों में समा गईं। यह वह काल था जब पृथ्वी का स्वरूप ही बदल गया, द्वीप डूब गए, नदियां अपना मार्ग बदलने लगीं और मानव सभ्यता के कई अध्याय समुद्र की गहराइयों में दफन हो गए। आज विज्ञान इस घटना को होलोसीन ट्रांसग्रेशन कहता है, यानी वह काल जब पृथ्वी पर बर्फ पिघलने से समुद्रों ने अपनी सीमाएं तोड़ दी। और यदि हम पुराणों की भाषा में कहें तो यह वही प्रलय काल था जिसकी चर्चा भागवत पुराण से लेकर विष्णु पुराण तक में मिलती है। वहां लिखा है कि हर कल्प के अंत में जब अधर्म बढ़ता है और प्रकृति असंतुलित हो जाती है, तब सृष्टि जल में समा जाती है और पुनः विष्णु की नाभि से कमल प्रस्फुटित होकर नई सृष्टि का आरंभ होता है। यह प्रतीकात्मक भाषा उस प्राकृतिक विनाश का संकेत है जिसे हम आज भूगर्भीय और जलवायु परिवर्तन के रूप में समझते हैं। ऐसा लगता है मानो हमारे पूर्वजों ने जो कुछ देखा उसे उन्होंने अपने धार्मिक प्रतीकों के माध्यम से अमर कर दिया। अब दृष्टि डालते हैं उस पवित्र नगरी की ओर जिसका नाम है द्वारका। महाभारत और भागवत पुराण में वर्णन है कि श्री कृष्ण ने द्वारका का निर्माण समुद्र के तट पर करवाया था ताकि मथुरा की असुरक्षित स्थिति से अपने लोगों को बचाया जा सके। वह नगर 7 विशाल द्वारों से युक्त था, रत्नों से सुसज्जित भवनों से भरा था और उसके चारों ओर सुरम्य जलमार्ग बहते थे। युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण पृथ्वी से विदा हुए तो कहा जाता है कि समुद्र ने अपनी सीमा लांघ दी और द्वारका को निगल लिया। यह कथा हजारों वर्षों तक केवल एक मिथक मानी जाती रही, परंतु 1988 में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO के वैज्ञानिकों ने गुजरात के खंभात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंभात में जब समुद्र के नीचे सर्वेक्षण किया तो इतिहास जैसे करवट लेने लगा। उन्हें समुद्र तल पर विशाल पत्थर की दीवारें, सीधी सड़कें और ईंटों से बने घरों के अवशेष मिले। कार्बन डेटिंग ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये अवशेष लगभग 9,500 वर्ष पुराने हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से कम 4,000 वर्ष पहले के। प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता डॉक्टर SR राव ने कहा था, यह वही द्वारका हो सकती है
जिसकी चर्चा महाभारत में की गई है। यह खोज न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि इससे यह प्रमाणित हुआ कि भारतीय सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। आज भी अरब सागर की लहरों के नीचे वहां पत्थरों के खंडहरों की रूपरेखा स्पष्ट दिखाई देती है। सोनार इमेजिंग से जो चित्र प्राप्त हुए उनमें मंदिर के शिखर, दीवारों के खंभे और वृत्ताकार संरचनाएं दिखाई दी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह क्षेत्र कभी एक भव्य नगरी थी, जिसे समुद्र ने धीरे धीरे अपने आगोश में ले लिया। यहां मिली मूर्तियों और मिट्टी के बर्तनों की संरचना भी हड़प्पा और लोथल से भिन्न है, जो यह दर्शाती है कि द्वारका सभ्यता का अपना विशिष्ट स्थापत्य था। यह सब यह सिद्ध करता है कि हमारे ग्रंथों में वर्णित समुद्र में डूबी द्वारका कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक घटना थी, जिसे अब विज्ञान प्रमाणित कर रहा है। अब आते हैं लंका पर, उस सुवर्ण नगरी पर जिसकी कथा सुनते हुए हम बड़े हुए हैं। रामायण के अनुसार लंका सोने की नगरी थी, जहां रावण का साम्राज्य था। समुद्र के बीच स्थित इस नगर तक पहुंचने के लिए श्री राम ने वानरों के साथ सेतु का निर्माण किया था। आधुनिक विज्ञान ने इस कथा को एक नया आयाम दिया। सन 1990 के दशक में नासा के उपग्रह चित्रों में भारत के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मान्नार द्वीप तक फैली एक पत्थरों की लंबी श्रृंखला दिखाई दी, जो लगभग 30 किलोमीटर लंबी थी। इसे अब राम सेतु या एडम्स ब्रिज कहा जाता है। जब भूवैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि इसके पत्थर और रेत का काल लगभग 7000 वर्ष पुराना है। कई वैज्ञानिकों ने कहा कि यह प्राकृतिक संरचना नहीं बल्कि मानव निर्मित है, क्योंकि इसके पत्थर समुद्र तल पर टिके हुए नहीं बल्कि पानी में तैरने वाले हल्के पत्थर हैं, जिन्हें पुमिस स्टोन्स कहा जाता है। यह खोज रामायण के उस वर्णन से मेल खाती है जिसमें वानरों द्वारा राम नाम लिखकर पत्थर जल पर तैराए गए थे। इतिहासकारों और भूवैज्ञानिकों के अनुसार उस काल में समुद्र का स्तर आज से बहुत कम था और भारत और श्रीलंका के बीच एक स्थलीय संपर्क संभव था। यही कारण है कि तमिल ग्रंथों में कुमारिकांडम नामक एक विशाल भूमि का उल्लेख आता है, जो आज हिंद महासागर की गहराइयों में डूबी मानी जाती है। तमिल विद्वानों का मानना है कि वही भूमि लंका या उसके आसपास की सभ्यता का हिस्सा रही होगी। वहां के प्राचीन संगम साहित्य में भी ऐसे कई संदर्भ मिलते हैं जहां समुद्र के भीतर खोए हुए नगरों की चर्चा है। इससे यह प्रतीत होता है कि लंका केवल रावण की कथा तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह दक्षिण भारत की प्राचीन सभ्यताओं का भी केंद्र थी, जो समुद्री जलवृद्धि के कारण धीरे धीरे लुप्त हो गई। अब चलें पश्चिम की ओर, यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो द्वारा वर्णित अटलांटिस की ओर। उन्होंने अपने ग्रंथ टिमायस और क्रिटियास में लिखा कि हरक्यूलिस के स्तंभों, आज का जिब्राल्टर जलमरु मध्य के पार, एक विशाल द्वीप था जहां अत्यंत समृद्ध और उन्नत सभ्यता बसती थी। प्लेटो के अनुसार वहां के लोग अत्यधिक शक्तिशाली थे, परंतु जब उन्होंने प्रकृति के विरुद्ध जाकर अहंकार दिखाया तो देवताओं ने एक ही दिन और रात में भूकंप और बाढ़ से उस द्वीप को समुद्र में समा दिया। सदियों तक इस कथा को कल्पना माना गया, परंतु 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इग्नेशियस डोनेली जैसे विद्वानों ने इसके वास्तविक अस्तित्व की संभावना जताई। आधुनिक समय में अटलांटिक महासागर, सैंटोरिनी द्वीप और बिमिनी रोड जैसे स्थलों पर जो जलमग्न संरचनाएं मिलीं, वे इस बात की ओर संकेत करती हैं कि अटलांटिस संभवतः किसी वास्तविक सभ्यता का ही अंश था। अब यदि हम लंका, द्वारका और अटलांटिस की तुलना करें तो तीनों में एक अद्भुत साम्यता दिखाई देती है। तीनों समुद्र के निकट बसे उन्नत नगर, तीनों का अंत जल से हुआ और तीनों में स्थापत्य की दृष्टि से आश्चर्यजनक समानताएं मिलती हैं। लंका के स्वर्ण महलों का उल्लेख वैसा ही है जैसा प्लेटो ने अटलांटिस के स्वर्ण द्वारों का किया था। द्वारका के जलमार्ग और वृत्ताकार नहरें भी अटलांटिस की शहरी योजना से मेल खाती हैं, और यदि कुमारिकांडम को भी इसमें जोड़ें तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में समुद्र तटों के चारों ओर एक वैश्विक सभ्यता फैली हुई थी, जो किसी महान भूगर्भीय आपदा में लुप्त हो गई। भारतीय पुराण कहते हैं कि प्रत्येक कल्प के अंत में प्रलय होता है और फिर विष्णु की नाभि से
नई सृष्टि उत्पन्न होती है। यह प्रतीकात्मक भाषा उस कालचक्र की ओर इशारा करती है जिसे आधुनिक विज्ञान जियोलॉजिकल साइकिल कहता है। धरती बार बार विनाश और पुनर्जन्म के चक्र से गुजरती है। प्लेटो ने कहा था, अटलांटिस एक चेतावनी है कि जब मनुष्य प्रकृति से ऊपर उठने की कोशिश करता है तब प्रकृति उसे मिटा देती है। वही सत्य हमें पुराणों में भी मिलता है। जब रावण का अहंकार बढ़ा तब उसका साम्राज्य नष्ट हुआ। जब यदुवंश का पतन हुआ तब द्वारका डूबी। और जब अटलांटिस के लोग देवत्व को चुनौती देने लगे तब वह सागर में समा गया। तीनों कहानियों में एक साझा सूत्र है, अहंकार, असंतुलन और प्रकृति का प्रतिशोध। आज विज्ञान, सोनार मैपिंग, कार्बन डेटिंग और रेडियो आइसोटोप विश्लेषण जैसी तकनीकों के माध्यम से यह सिद्ध कर चुका है कि समुद्र की गहराइयों में अनेक मानव निर्मित ढांचे हैं जो 10,000 वर्ष से अधिक पुराने हैं। भारत के खंभात के अतिरिक्त जापान के योनागुनी, मिस्र के तटवर्ती अलेक्जेंड्रिया पोर्ट और क्यूबा ट्रेंच में भी ऐसी जलमग्न संरचनाएं मिली हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि उस समय समुद्र तल वर्तमान की तुलना में बहुत नीचे था। इन सब का अस्तित्व एक वैश्विक आपदा की पुष्टि करता है जिसने पूरी पृथ्वी पर मानव बसावट को प्रभावित किया। यदि हम भौगोलिक दृष्टि से सोचें तो यह भी संभव है कि भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया और अटलांटिक क्षेत्र के बीच कभी टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से समुद्री उथल पुथल हुई हो। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मिलन ने हिंद महासागर के बेसिन को बदला और यही कारण है कि भारतीय पुराणों में शाल्मली द्वीप और पाताल जैसे क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है जो संभवतः डूबे हुए भूभाग रहे होंगे। अब जब हम विज्ञान और पुराण को साथ रखकर देखें तो दोनों एक ही बात कहते प्रतीत होते हैं कि सभ्यताएं चक्रों में चलती हैं। वे जन्म लेती हैं, विकसित होती हैं और फिर किसी आपदा में विलीन होकर नई सभ्यताओं का बीज बनती है। महाप्रलय केवल विनाश नहीं बल्कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। गीता में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब भी संतुलन बिगड़ता है तब ब्रह्मांड स्वयं सुधार लाता है। यह सुधार कभी सामाजिक होता है, कभी प्राकृतिक और कभी भूगर्भीय। इतिहास, पुराण और विज्ञान तीनों हमें एक ही दिशा में ले जाते हैं। सभ्यताएं जन्म लेती हैं, विकसित होती हैं और फिर किसी प्रलय में विलीन होकर फिर किसी नए रूप में जन्म लेती है। शायद लंका, द्वारका और अटलांटिस का डूबना उसी अनंत चक्रीय नियम का हिस्सा था। आज भी समुद्र की लहरें उस मौन इतिहास को संजोए हुए हैं। वैज्ञानिक धीरे धीरे उस सच्चाई तक पहुंच रहे हैं जिसे हमारे अर्षियों ने सहस्रों वर्ष पहले श्लोकों में गाया था। समुद्र अब भी अपनी गहराइयों में वह कथा छिपाए है जो हमारे अतीत को जोड़ सकती है। एक ऐसी कथा जिसमें मनुष्य, प्रकृति और समय तीनों पात्र हैं। हो सकता है आने वाले युगों में जब पृथ्वी फिर किसी परिवर्तन से गुजरे तो हमारी सभ्यता भी उसी प्रकार इतिहास की रेत में दफन हो जाएगी जैसे लंका, द्वारका और अटलांटिस हो गईं। परंतु यही तो इतिहास का सत्य है, वह कभी समाप्त नहीं होता, वह बस रूप बदलता है। लंका की स्वर्ण नगरी, द्वारका की प्रभा और अटलांटिस का वैभव, शायद ये सब हमारे ही अतीत के प्रतिबिंब हैं जो समुद्र की लहरों में सो रहे हैं। हर बार जब मैं इन कथाओं को पढ़ता हूं मुझे यह महसूस होता है कि हम सब उसी अनंत काल चक्र का हिस्सा हैं जहां सभ्यताएं जन्म लेती हैं, मिटती हैं और फिर लौटती हैं। और शायद समुद्र की लहरें अब भी हमें पुकार रही हैं, यह कहने के लिए कि जो कुछ तुम कथा समझते हो वह कभी किसी का इतिहास रहा होगा। दोस्तों, अगर आपको यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो तो अपने विचार जरूर साझा करें। आपको क्या लगता है, क्या लंका, द्वारका और अटलांटिस सच में आपस में जुड़े हैं? अपने विचार कमेंट्स में लिखिए। और अगर इतिहास और विज्ञान का यह संगम आपको रोचक लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हम साथ मिलकर ऐसे ही और रहस्यों की खोज करते रहें। मैं हूं रुकू और आप देख रहे थे हिस्टोरियन इडियट, जहां इतिहास बोलता नहीं, हम उसे सुनने की कोशिश करते हैं।